नमस्कार सभी लोगों को। आज इंडियन ज्योग्राफी की कक्षा 7 है, जिसमें हम एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत के कृषि के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है आलोक और आप ये कक्षाएं ले रहे हैं JSSC एजुकेशन पर। सबसे पहले हम जानेंगे कृषि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में हम जानेंगे कि कैसे अपने जीवन निर्वाह के लिए ही यह कृषि की जाती है, और वाणिज्यिक में हम जानेंगे कि कमर्शियल पर्पस के लिए या बाज़ारों में बेचने के लिए किस प्रकार से कृषि की जाती है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, लो एंड टेक्नोलॉजी। इसमें पारिवारिक श्रम इंगेज होता है, और चूँकि यह परिवार के भरण पोषण के लिए है तो इसमें जनसंख्या पर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला है गहन निर्वाह और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह में हम जानेंगे इसमें भूखंड काफ़ी छोटा होता है, इसमें साधारण औजार इस्तेमाल होते हैं और इसमें परिश्रम काफ़ी अधिक होता है। जनसंख्या पर अधिक दबाव होता है और मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। भारत की जलवायु भी मानसूनी है, मैंने पढ़ाया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर में, तो यह भारत में भी प्रचलित है गहन निर्वाह कृषि। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम से हम जानेंगे आदिम जनजातियों के बारे में। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थानांतरणशील कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पेस्टोरल फार्मिंग। हम देखेंगे स्थानांतरणशील कृषि। इसे झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि आदि नामों से जाना जाता है। इसमें वृक्षों को काटकर एक जंगल के पास, अगर बहुत सारे जंगल हैं यहाँ पर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे कि हम ट्राइबल्स कहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इन पेड़ों को काट देते हैं और काटने के बाद जो राख बचती है उसे ज़मीन में मिला देते हैं और यहीं पर खेती की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये कालांतर में धीरे धीरे करके इसकी उर्वरा क्षमता कम होने लगती है और फसलों का उत्पादन जब कम होने लगता है तो यहाँ से ये पलायन करके किसी और जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पर उसे काटकर, जंगलों को काटकर फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूम नाम से हम इसे उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जानते हैं। बेवर या डहिया मध्य प्रदेश में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में आप जानते हैं, हम पश्चिमी घाट आपको याद होगा इस तरफ है। कोमान या पामाडाबी उड़ीसा में जानते हैं। वालरे या वाल्टरे दक्षिण पूर्व राजस्थान। खील हिमालयन क्षेत्र में। कुरुआ झारखंड में, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। कुरुआ झूम कृषि को झारखंड में कुरुआ नाम से जानते हैं। पामलू मणिपुर में और दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले या फिर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में। इसे आप याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा चलवासी पशुचारण या फिर लाइव स्टॉक पेस्टोरल फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं कि पशुचारक अपने पशु के साथ चारे और पानी की तलाश में एक से स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे एक ग्रुप ऑफ लोग हैं, एक समूह है लोगों का जिनके पास बहुत सारे पशु हैं। इन पशु के खाने और उनके चारे और पानी के लिए ये लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं और इसी को ही चलवासी पशुचारण के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। जो जम्मू कश्मीर अनडिवाइडेड है, अभी ये लद्दाख रीजन के नाम से और जम्मू कश्मीर के नाम से दो भागों में बट गया है, दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। आप डेट बताएंगे कि किस दिन ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है और चूंकि यह कमर्शियल है तो इसमें मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाएगा, लेबर कम लगाए जाएंगे, जिससे कि कम से कम पैसे खर्च हों। इसमें अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है और
इसे भी हमने 3 भागों में विभक्त किया है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, सबसे पहले अनाज की कृषि, फिर मिक्स्ड एग्रीकल्चर और फिर रोपण कृषि। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज डन। एक ही फसल को एक विस्तृत भूखंड पर उगाया जाता है। वन क्रॉप इज सोड टू अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड लाइक वीट, मेज, गेहूं और मक्का आदि, और इसे बाजार में बेचा जाता है, यानी कि इसका वाणिज्यिकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मिश्रित कृषि। इसमें कृषि भूखंड का इस्तेमाल भोजन फसल, चारे की फसल और पशुपालन तीनों के लिए किया जाता है, तो इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। दिस एग्रीकल्चर लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रेन प्रोडक्शन, फॉडर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। द लैंड साइजेज आर मीडियम। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको। नेक्स्ट हमारा रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी लगाया जाता है और साथ में इसमें परिवहन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक पौधे को लगा दिया जाता है रोपण कृषि में, और इसे काफ़ी दिनों तक इसका वाणिज्यिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, शुगर केन। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। मतलब अगर एक उद्योग है, मान लीजिए ये चाय उद्योग है, टी उद्योग, और यहाँ पर चाय की खेती की जा रही है। अब जानते हैं चाय की खेती टेरेस फार्मिंग में होती है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाता है और फिर ये टी बाज़ार में। क्लियर है? इसी तरह कॉफ़ी, इसी तरह कैश्यू, इसी तरह रबर, सारी चीज़ों का इसी तरह प्लांटेशन फार्मिंग के द्वारा बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है। इसे ही वाणिज्यिक कृषि का नाम देते हैं हम। नेक्स्ट जानेंगे कि भारत में कृषि किस तरह से की जाती है, भारत की कृषि के क्या प्रकार हैं। इसके पहले हमने जाना कि कृषि के कितने प्रकार हो सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि 60.4% एरिया इज अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2017, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है 2017 की, जिसके तहत 60.4% हमारे देश की का एरिया खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। 3.12% एरिया चारागाह के रूप में यूज़ किया जाता है और 21.67% जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो वन का जो आच्छादन है हमारे देश में, वो है जो 21.54% था 2017 में। ये काफ़ी रीसेंट डाटा है 2019। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है योजना आयोग के द्वारा, और मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा है और तथा 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और आपका फॉरेस्ट कवर, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फसलों का वर्गीकरण। भारत में हमने फसलों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। रबी की फसल 3 भागों में किया है हमने। रबी की फसल को हम अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर देते हैं और मार्च अप्रैल में कटाई कर देते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि इसके प्रमुख फसल हैं। रबी आप इस तरह से याद करेंगे, रबी का मतलब होता है सन, यानी कि सूर्य। तो जब सूर्य की आवश्यकता कब होगी हमें, तो ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में आवश्यकता होगी तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर में, यानी कि रबी है। रबी का मतलब हमें सूर्य चाहिए, यानी कि हमें सनलाइट चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। खरीफ की फसल
अगर आपको रबी याद हो जाएगा, रबी मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब सनलाइट, सनलाइट जिस समय चाहिए हम लोगों को वो अक्टूबर नवंबर किसका समय है। खरीफ की फसल, ये वर्षाकालीन फसल होती है जिसको जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर महीने में काट लिया जाता है। इसकी प्रमुख फसल है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि। यह खरीफ की फसल है, ये आप देख पाएंगे, ये रबी की फसल। और तीसरी एक किस्म होती है जिसे जायद की फसल कहते हैं। यह रबी और खरीफ के मध्यकाल में इसकी खेती की जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई कर दी जाती है और जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। जैसे कि आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। इसे आप याद रखेंगे कि गर्मी के दिनों में जो चीज़ें मिलती हैं खाने को, वो चीज़ें जायद की फसल हैं। वो आपका ठंड रबी के बाद यानी कि ठंड के बाद इसकी बुआई कर दी जाती है और गर्मी से पहले काट ली जाती हैं और बाज़ार में उपलब्ध होती हैं हम लोगों के इस्तेमाल के लिए। तो जायद की फसल आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल में बुआई होती है, जून जुलाई में इसकी कटाई कर ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रमुख फसलें यानी मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला हमारा मेजर क्रॉप है चावल। यह मेन फूड क्रॉप है हमारे देश का। यह एक खरीफ क्रॉप है, मैंने अभी बताया, और इसे भारत में 32% हिस्से में लगाया जाता है। जो एग्रीकल्चर लैंड के 32% हिस्से में चावल की खेती की जाती है। इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। यह फर्स्ट है, यह सेकंड है और यह थर्ड है। इसके लिए दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट है हमारा गेहूं, वीट। यह दूसरी सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, सेकंड मेन फूड क्रॉप। ये एक रबी की फसल है जिसको हम अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर तक में भी इसकी बुआई करते हैं और बाद में इसे काटते हैं। यहाँ पर इसे थोड़ा सुधार लेंगे। ये 29.8 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। प्रतिशत में ये पुराने वाला ही छप गया है, इसे आप इस तरह से सुधार लेंगे। 29.8 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड में इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश उत्पादन में सबसे शीर्ष में है, फिर है पंजाब और तीसरा है मध्य प्रदेश। 14% भाग में इसकी खेती की जाती है। इसे आप काट देंगे यहाँ पर। 14% भूभाग में गेहूं की खेती की जाती है। इसकी मिट्टी नरम, मटियार, भारी दोमट और काली मिट्टी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए। फिर है बाजरा, मिलेट्स। यह मोटे अनाज में सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और इसे साउथ इंडिया में या कहीं कहीं पर रबी क्रॉप्स के रूप में भी इसे उगाया जाता है। यह 5.2% भारत के एग्रीकल्चरल लैंड में इसकी खेती की जाती है। राजस्थान शीर्ष में है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है और गुजरात तृतीय स्थान रखता है। इसके लिए हल्की बलुई मिट्टी, छिछली काली व लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा मक्का। मक्का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए 21 से 27 एवरेज टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है। इसे खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कर्नाटक सबसे शीर्ष में है, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा बार्ली या फिर जौ। इसके लिए 10 से 18 एवरेज टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि यह रबी क्रॉप होगा। जिसको ठंड की ज़रूरत है वो रबी क्रॉप हो जाता है। इसे भी खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में उपयोग करते हैं। यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान रखते हैं। भारी दोमट मिट्टी और मटियार मिट्टी इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन। यह एक रबी की फसल है और मध्य प्रदेश में इसकी सर्वाधिक खेती होती है। मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान रखता है, महाराष्ट्र द्वितीय और राजस्थान तृतीय।
उसके बाद है हमारा मूंगफली यानी ग्राउंड नट। यह खरीफ की फसल है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल के रूप में जाना जाता है। इससे भारत में कुल खपत की 50% तेल इसी से प्राप्त किया जाता है। गुजरात सबसे प्रथम स्थान रखता है, द्वितीय में है आपका राजस्थान और तृतीय में है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा तिल, जिसे सीसेम कहते हैं। यह भी एक खरीफ की फसल है नॉर्थ में, और रबी के रूप में इसे साउथ इंडिया में इसे उगाया जाता है। भारत प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन में। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, द्वितीय और तृतीय रखते हैं राजस्थान और गुजरात क्रमशः। नेक्स्ट हमारा नारियल। तटीय द्वीपों एवं नदियों के डेल्टाइक क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में इसकी ज़्यादा खेती होती है पूर्वी तट की तुलना में। केरल प्रथम है, द्वितीय है कर्नाटक और तृतीय है तमिलनाडु। सरसों उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में इसे जानेंगे। यह रबी की फसल है। राजस्थान इसमें प्रथम है, द्वितीय है आपका हरियाणा और तृतीय है आपका मध्य प्रदेश। अब हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। भारत के प्रमुख कृषिगत उत्पादन में शीर्ष राज्य, मैंने इसके पहले जो आपको बताया वो सारी तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ में जो तिलहन के लिए है वह मध्य प्रदेश प्रथम है, द्वितीय में राजस्थान, तृतीय में गुजरात। चना के प्रोडक्शन में आपका मध्य प्रदेश फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड और राजस्थान थर्ड। खाद्यान्न उत्तर प्रदेश प्रथम, मध्य प्रदेश सेकंड और पंजाब थर्ड। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और कर्नाटक तृतीय। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गुजरात में मैंने सॉइल्स ऑफ इंडिया जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय आपने देखा होगा कि ब्लैक सॉइल का एक्सटेंट कहाँ तक है। कपास की खेती ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में ही होती है। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसे यहाँ पर सम्मिलित किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन रेवोल्यूशन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए रूप में जानी जाती है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन के लिए। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन टमाटर और मांस उत्पादन दोनों के लिए जानी जाती है। नीली क्रांति क्षमा करेंगे काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन तिलहन उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात प्याज उत्पादन के लिए जानी जाती है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी रेवोल्यूशन मसाला उत्पादन से संबंधित है। और ये जो एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसको याद रखेंगे आप। बादामी रेवोल्यूशन मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर आपका गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंध रखता है। भारत में कृषि की प्रमुख विधियां, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे एक्सेप्शनल लगा या फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मैंने उसे यहाँ सम्मिलित किया है। आप बाकी को भी पढ़ेंगे लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसे यहाँ पर सम्मिलित किया है। पहला है हाइड्रोपोनिक्स, काफ़ी चर्चा में है। जल में पौधों को उगाना जिसमें कि सॉइल नहीं होता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में इस तरह से आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई करके इस तरह से पाइपिंग के द्वारा यहाँ पर सब्जियाँ और फल उगाने की कोशिश की जा रही है। इस विधि को हम हाइड्रोपोनिक्स का नाम दे रहे हैं।
ये अभी भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन को कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन। ये सारे जितने इंपॉर्टेंट हैं मैंने जो विधियों को यहाँ पर सम्मिलित किया है, आप इन सारे विधियों को याद कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक, मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आप हमेशा अपने डाउट्स एंड क्वेरीज इस नंबर, इस ईमेल आईडी भेज सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग।